वो दौड़ता चला जा रहा था क्योंकि वहाँ झाड़ियाँ ज्यादा गुंजान नहीं थी और पगडंडियां सी बनी हुई थी। ये पगडंडियां मुझे अंधेरे में साफ नजर आ रही थी। मैं उसे उन पर दौड़ा रहा था। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हम फौजी कैंप से दूर निकल जाएं, क्योंकि गार्ड संतरी की लाश मिलने पर वहाँ हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती थी। जब मैंने महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा हाँपने लगा है तो मैंने उससे कहा, गुलाम हुसैन थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। वो वहीं बैठ गया। स्टेन गन उसने जमीन पर रख दी। मैंने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट देता हूँ, इतनी देर तुम सांस ले लो, मैं पीछे जाकर देखता हूँ कि हमारा कोई ताकुब तो नहीं कर रहा। मैं उसके कंधे से उतरकर अकब में टीलों की तरफ निकल गया। मैंने 2 मिनट तक करीब का इलाका अच्छी तरह देख लिया। वहाँ कोई नहीं था। कैंप की रोशनियां टीले की ओट में हो गई थी। मैं जल्दी जल्दी कश्मीरी लीडर के पास आ गया। उसका सांस कुछ दुरुस्त हो गया था। मैंने जाते ही कहा, पीछे सब ठीक है, अब चल पड़ो। मैं उसके कंधे पर आ गया। कश्मीरी लीडर ने उठते हुए पूछा, तुम्हारी कमांडो पार्टी का हाइड आउट कितनी दूर है? मैंने कहा, ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ हमारी पार्टी का शायद ही कोई आदमी हो, लेकिन मैं हाइड आउट चेक जरूर करूंगा। अब दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस जरा तेज तेज चलो। सामने जो दरख्त हैं उनके दरमियान से होते हुए दाएं जानिब मुड़ जाना। आगे एक छोटी नदी आएगी। वो तेज तेज चलता जा रहा था। मैं अपनी नजरों से उसे रास्ता दिखा रहा था। दरख्तों में से गुजरने के बाद नदी आ गई। हमारी कमांडो पार्टी उसी नदी के छोटे से पुल से गुजरकर फौजी कैंप की तरफ गई थी। इस नदी को देखकर मेरी भी तसल्ली हो गई कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। हमने नदी पार कर ली और सामने वाले जंगल में दाखिल हो गए। कश्मीरी लीडर ने कहा, यहाँ बड़ा अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, तुम्हारी तरफ से मैं देख रहा हूँ, कदम उठाओ, सामने झाड़ियां ही हैं, उनके दरमियान से गुजर जाओ। उसने वैसा ही किया। ये जंगल वाकई बड़ा खतरनाक था। झाड़ियों के बाद दरख्त एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि गुजरना मुश्किल था। मुझे एहसास हुआ कि मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, लेकिन एक जगह मुझे सुतून की तरह ऊपर को उठी हुई एक काली चट्टान नजर पड़ी। ये चट्टान हमारी कमांडो पार्टी को भी मिली थी और हम उसके करीब से गुजरे थे। मेरा एतमाद बहाल हो गया। अब मुझे यकीन आ गया कि हमारा खुफिया हाइड आउट इस जंगल के दूसरे किनारे पर था। कुछ टीले एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ थे। हमने ये घना जंगल करीबन आधे घंटे में तय किया। ये धड़का भी मुझे लगा था कि किसी तरफ से कोई जंगली दरिंदा न निकल आए। इन जंगलों में शेर और चीते कसरत से पाए जाते थे, लेकिन खुदा का शुक्र रहा रास्ते में कोई शेर चीता न मिला और हम अपने हाइड आउट के पास आ गए। 2 टीले बिल्कुल साथ साथ खड़े थे। एक की ढलान खत्म होती थी तो दूसरे टीले की चढ़ाई शुरू हो जाती थी। इनके पीछे एक जगह कमांडो खालिद और उनके साथियों ने एक खुफिया ठिकाना बना रखा था। मैं वहाँ उनके साथ आ चुका था। जब हम खुफिया ठिकाने में दाखिल हुए तो वो खाली पड़ा था। वहाँ कोई भी नहीं था। कश्मीरी लीडर बैठ गया, कहने लगा, यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने उसे बताया कि कमांडो पार्टी मेरा 2 दिन इंतजार करने के बाद तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक यहाँ से भोपाल रवाना हो गई होगी। वो कहने लगा, भोपाल तो यहाँ से काफी दूर होगा। मैंने कहा, इतनी दूर भी नहीं है, आगे एक कस्बा है जहाँ से लारियां और यक्के भोपाल की तरफ जाते हैं, मगर हम उस तरफ नहीं जाएंगे। उसने पूछा, तो फिर भोपाल कैसे पहुँचेंगे? मैं खुद यही सोच रहा था। मैंने कुछ देर गौर किया और फिर कहा, गुलाम हुसैन, मेरा ख्याल है हमें कस्बे की तरफ ही निकल जाना चाहिए। अगर हमने देर कर दी और फौजी कैंप में तुम्हारे फरार का कैंप कमांडर को इल्म हो गया तो फिर हमारा भोपाल पहुंचना नामुमकिन होगा। कैंप की पलटन इस इलाके को घेरे में ले लेगी। वो उठ खड़ा हुआ, तो फिर देर न करो करमदाद, अभी निकल चलते हैं। हमने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया था। हमें ऐसा ही करना चाहिए था। हम उसी वक्त खुफिया ठिकाने से निकलकर कस्बे की समत रवाना हो गए। जंगल खत्म हो गया था और ऊंचा नीचा मैदानी इलाका और खेत शुरू हो गए थे। हम मैदानों को उबूर करके खेतों में से गुजरने लगे। कुछ देर रुकने के बाद दूर से कस्बे की टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देने लगी। कस्बे में जाकर मालूम हुआ कि अभी रात के 11 भी नहीं बजे। मुश्किल ये पेश आई कि कश्मीरी लीडर के पास लारी का किराया नहीं था। उसका हुलिया भी मफरूर कैदियों वाला था। मैं सांप की शक्ल में था। कस्बे के बाहर एक जगह एक लारी खड़ी थी जिसमें कुछ मुसाफिर बैठे हुए थे और ऊपर सामान लदा हुआ था। मैंने गुलाम हुसैन से कहा, वहां चलकर किसी से पूछो कि ये लारी कहाँ जा रही है। बस तुम सिर्फ इतना ही पूछना, आगे कोई बात मत करना। वो लारी के पास आ गया। एक हिंदू लाला जिसने हिंदू लालों की तरह धोती बांध रखी थी, लारी के आगे ड्राइवर के पास खड़ा उससे बातें कर रहा था। कश्मीरी लीडर एक तरफ खड़ा हो गया। लाला ड्राइवर से कह रहा था, भोपाल जाते ही गंगा देवी से कहना कि मेरी तरफ से भगवान शिव के मंदिर में 5 सेर लड्डू पुजारियों को खुद जाकर दे आए और लारी तेज मत चलाना। अभी मैंने इसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई, समझ गए? ड्राइवर ने बीड़ी का कश लगाकर कहा, समझ गया मालिक, बस 2-4 मिनट सवारियों को देख लूं, ना मिले तो चल पड़ना, ज्यादा रात हो जाएगी।
मैं समझ गया कि ये लाला इस लारी का मालिक है और ये लारी भोपाल जा रही है। लाला लारी से हटकर अड्डे की तरफ जाने लगा तो कश्मीरी लीडर से पूछा, क्या बात है जी, भोपाल जाना है तो बैठ जाओ लारी में। मैंने इंसानी आवाज में लाला से कहा, ओम नमः शिवा। लाला, ये आदमी मेरा भक्त है, मैं शिव जी महाराज का सांप हूँ। और ये कहकर मैंने कश्मीरी लीडर के कंधे पर बैठे बैठे अपना फन फैला लिया। लाला इस वक्त लारी से कोई 6-7 कदम के फासले पर जरा अंधेरे में था। लारी का ड्राइवर लारी की दूसरी जानिब खड़ा अपने क्लीनर से बातें कर रहा था। लाला ने एक आदमी के कंधे पर फनदार सांप को देखा तो थर थर कांपने लगा। मैंने कहा, डरो नहीं बालिक, मुझे मालूम है तुम भी शिव जी महाराज के भक्त हो। मुझे शिव जी ने तुम्हारे पास ये पैगाम देकर भेजा है कि हमारे इस भक्त को अपनी लारी में भोपाल पहुंचा दो। मेरे लिए ये अदाकारी करनी कोई मुश्किल नहीं थी, मैं ऐसा बड़ी आसानी से कर सकता था। मैं सांप की शक्ल में था, मैं इंसानों की आवाज में बात कर सकता था और ये मुझे अच्छी तरह मालूम था कि हिंदू शिव जी महाराज को भगवान का एक रूप मानते हैं और शिव जी महाराज के सर पर हमेशा एक सांप जुटाओं में फन खोले बैठा रहता है। हिंदू लाला तो हाथ जोड़ने लगा, बोला, महाराज मेरे धन भाग कि मैं शिव जी महाराज के भक्तों की सेवा करूं। मैंने कहा, ये बात किसी को मत बताना कि तुमने शिव जी महाराज के नाग से बात की थी। लाला थरथराती आवाज में बोला, महाराज मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, पधारिए। उसने कश्मीरी लीडर के आगे हाथ बांध कर कहा, आइए महाराज। मैंने कश्मीरी लीडर से कहा, शिव जी के भक्त, हमने अपना वचन पूरा कर दिया, लाला जी की लारी में बैठकर भोपाल पहुंच जाओ, चलो। कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन ने इस किस्म के मुकालमे भला पहले कहाँ सुने होंगे। वो एक बाअमल मुजाहिद था और दुश्मन से जंग कर रहा था। हैरान होकर हमारी बातें सुनता रहा। जब मैंने उसे लारी में सवार होने को कहा तो वो जल्दी से लारी की तरफ चल पड़ा। लाला जी उसके आगे आगे थे। लाला जी ने जाते ही ड्राइवर से कहा, मलकी दास, ये हमारे मेहमान हैं, खास मेहमान, इन्हें बड़े आराम से अपने साथ बिठाकर भोपाल पहुंचा दो। ड्राइवर बोला, मगर लाला जी फ्रंट सीट तो बुक हो चुकी है। लाला जी ने उसे डांटते हुए कहा, जिसकी सीट है उसके पैसे वापस कर दो, मेरे मेहमान को फ्रंट सीट पर बिठाओ। ड्राइवर ने बहुत अच्छा लाला जी कहकर कश्मीरी लीडर से कहा, आ जाओ जी। मैं इस दौरान कश्मीरी लीडर की कमीज के अंदर छुप गया। कश्मीरी लीडर फ्रंट सीट पर बैठ गया। लाला जी हाथ बांधे करीब आकर बोला, महाराज मुझे कोई सेवा बताएं। कश्मीरी लीडर ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, कोई बात नहीं। ड्राइवर ने लारी स्टार्ट कर दी। जिस वक्त हम भोपाल पहुंचे रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। लारी अड्डे पर कश्मीरी लीडर उतर गया। मैंने उससे कहा, जिस तरफ मैं कहूँ उसी तरफ चलते जाना, ये इलाका मेरा देखा भाला है, रात की तारीकी मेरी निगाहों में हायल नहीं हो रही है। मैं उसे शहर से बाहर 12 दरी के खंडर पर ले आया। यहाँ से कमांडो खालिद की कमीनगाह ज्यादा दूर नहीं थी। जैसे ही हम कमीनगाह के पास आए, 2 आदमियों ने अंधेरे से निकलकर कश्मीरी लीडर को घेर लिया। कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? मैंने अंधेरे में इन लोगों को पहचान लिया। ये हमारी कमांडो पार्टी के जवान थे। इनमें कमांडो अरशद भी था। इन लोगों ने मुझे सांप के रूप में देखा हुआ था। मैं जल्दी से कश्मीरी लीडर के कपड़ों से निकलकर उसके कंधे पर आ गया और इंसानी आवाज में कहा, मैं करमदाद हूँ, ये कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन है। कमांडो अरशद ने स्टेन गन नीचे कर ली और कहा, खुदा का शुक्र है तुम लोग खैरियत से पहुंच गए, अंदर आ जाओ, कमांडो खालिद हुजरे में है। कमांडो खालिद हुजरे में सो रहा था। उसे अरशद ने जगा दिया और कहा, करमदाद कश्मीरी लीडर को लेकर आ गया है। कमांडो अरशद ने लालटेन की बत्ती ऊंची कर दी। कमांडो खालिद आंखें मलते हुए कश्मीरी लीडर को देखने लगा। मैंने कहा, खालिद भाई, ये हमारा कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन वाई है। कश्मीरी लीडर से भी मैंने खालिद का तारुफ करवाया। दोनों एक दूसरे से गले लगकर मिले। करमदाद, तुमने कमाल कर दिखाया कि गुलाम हुसैन को वहां से निकाल कर ले आए। हमने तुम्हारे सिग्नल की आवाज सुन ली थी, समझ गए थे कि तुम किसी मुश्किल में फंस गए हो, मगर हम तुम्हारी मदद करने की पोजीशन में नहीं थे। मजबूरन वहां से चल दिए। हाइड आउट में आकर हमने 2 दिन तक तुम्हारा इंतजार किया। जब तुम न आए तो वापस भोपाल आ गए। मैंने कमांडो खालिद को अपनी सारी रोएदाद सुनाई तो वो बोला, इस दफा खुदा ने तुम्हारी मदद की, तुम ऐन वक्त पर सांप की शक्ल में तब्दील हो गए। मैंने कहा, कुछ समझ में नहीं आता खालिद भाई, ये मेरे लिए मुसीबत भी है और इससे मुसीबत दूर भी हो जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि अब मैं इस बार बार की काया पलट से सख्त तंग आ चुका हूँ। कमांडो खालिद बोला, जिस रोज अल्लाह ने चाहा तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। मैंने अपनी बीवी जमीला के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, जमीला भाभी तुम्हारे लिए बड़ी परेशान थी, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि तुम फौजी कैंप में रह गए हो। मैंने यही कहा कि एक जरूरी काम से तुम्हें बम्बई जाना पड़ गया है। अब तुम भी उसे यही बताना कि तुम बम्बई से आए हो। मैंने कहा, काश मैं आदमी की शक्ल में होता और करमदाद बनकर उससे मिलता। सांप बनकर मिलने से जमीला को भी दुख होता है।
कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं एक सांप को इंसान की आवाज में बातें करते देख रहा हूँ। कमांडो खालिद ने कहा, खुदा का शुक्र है कि आप दुश्मन की कैद से रिहा होकर हमारे पास आ गए। जिस तरह मैं आपके सामने बैठा आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, यकीन करें इसी तरह हमारा मुजाहिद साथी करमदाद भी आपके सामने बैठा है। मैंने कश्मीरी लीडर से पूछा, अब आपका प्रोग्राम क्या है? वो बोला, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस जाना चाहता हूँ। कश्मीर के जिहाद में मेरे साथियों को मेरी जरूरत है। कमांडो खालिद कहने लगा, इंशाअल्लाह हम आपको कल रात को कश्मीर की तरफ रवाना कर देंगे। हमारे 2 कमांडो आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ जाएंगे। उस वक्त वहाँ खाना आ गया। कश्मीरी लीडर को हमने शेर होकर खाना खिलाया, चाय भी पिलाई। वो कहने लगा, एक मुद्दत के बाद मैंने खाना खाया है। इंडियन आर्मी ने मुझ पर हर किस्म का तशद्दुद किया। अगर करमदाद मेरी मदद को न पहुंचता तो आज रात के पिछले पहर उन लोगों ने मुझे शूट कर देना था। कुछ देर बातें करने के बाद कश्मीरी लीडर को हमने वहीं एक तरफ सुला दिया। कमांडो खालिद भी सो गया। मैं कोने में बैठा जागता रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। दूसरे दिन जमीला मुझसे मिलने के लिए आ गई। मुझे सांप के रूप में देखकर उसे मायूसी हुई, लेकिन मेरी आवाज सुनकर उसका चेहरा खिल गया। कहने लगी, तुम अकेले बंबई क्यों चले गए थे? अगर रास्ते में कोई सपेरा तुम्हें पकड़ लेता तो मैं क्या करती? मैंने कहा, मैं अकेला नहीं गया था जमीला, अपना एक आदमी मेरे साथ था। जमीला दोपहर तक हमारे पास ही रही, फिर वो कमांडो खालिद की सिस्टर के यहाँ चली गई। वो मुझसे पूछती रही कि पाकिस्तान कब जाना होगा। मैंने उसे कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन मैं जब तक बंगाल के मुक्ति बाहिनी वालों से मुसलमान खवातीन की बेहुरमती और उनके अगवा का बदला नहीं ले लेता, मैं पाकिस्तान का रुख नहीं कर सकता। ये बात मैंने जमीला को नहीं बताई थी। कमांडो खालिद को ये सब कुछ मालूम था। उसी रोज रात के अंधेरे में कमांडो खालिद ने अपने 2 बड़े तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता कमांडोज के साथ कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन को श्रीनगर की तरफ रवाना कर दिया। इस काम से फारिग होने के बाद उसने मुझसे पूछा, करमदाद भाई, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने उसे बताया कि मैं मुक्ति बाहिनी से बदला लिए बगैर पाकिस्तान नहीं जा सकता। मेरा प्लान ये है कि यहाँ से कलकत्ते जाऊंगा और जहाँ जहाँ मुक्ति बाहिनी वाले हैं उन्हें तलाश करके एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा, और अगर मुझे अगवा की हुई किसी पाकिस्तानी खातून का सुराग मिला तो मैं उसे निकाल कर अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की कोशिश करूंगा। कमांडो खालिद ने कहा, तुम मुक्ति बाहिनी वालों को कहाँ तलाश करोगे? कलकत्ता बड़ा वसी शहर है। मैंने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, मुझे 3 मुक्ति बाहिनी बदमाशों के ठिकाने का इल्म है। सबसे पहले मैं उन्हें खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगर दूसरे लोगों का सुराग न मिला तो कम से कम इन बदमाशों से तो मैं जरूर बदला लूंगा, जिनको मैं देख चुका हूँ और जिनके ठिकाने का मुझे इल्म है। वो बोला, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कमांडो खालिद की इस बहादुराना पेशकश पर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा, तुम मेरे साथ होगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ बहु बाजार वाले हाजी फरीद साहब के यहाँ नहीं ठहरना चाहता। कमांडो खालिद कहने लगा, हमें किसी वाकिफ के यहाँ ठहरना भी नहीं चाहिए। हम एक खतरनाक और खुफिया मिशन पर जा रहे हैं। वहाँ हमारा एक आदमी मौजूद है, हम उसी के पास ठहरेंगे। मैंने कहा, तो फिर उसे तुम आज ही इत्तला कर दो, हम कल यहाँ से चल पड़ेंगे। मुझे डर है कि अगर मैंने मजीद देर कर दी तो हो सकता है कि मुक्ति बाहिनी के बदमाश कलकत्ते से किसी दूसरे शहर चले जाएं। कमांडो खालिद बोला, ठीक है, हम कल शाम को जाने वाली गाड़ी पकड़ेंगे। मैंने कहा, मैं जमीला को बताए बगैर इस मिशन पर जाना चाहता हूँ। कमांडो खालिद ने कहा, ठीक है, मैं उसे कह दूंगा कि हम पाकिस्तान जाने के सिलसिले में एक आदमी से मिलने अमृतसर जा रहे हैं। हमने कलकत्ते जाने की तैयारी शुरू कर दी। कमांडो खालिद ने बंगालियों का पहनावा धोती कुर्ता पहन लिया। मौसम भोपाल में भी बदलने लगा था, सर्दी कम होना शुरू हो गई थी। बंगाल में बाकायदा गर्मियों का मौसम था। कमांडो खालिद ने जमीला को शाम के वक्त पैगाम भिजवाया कि मुझे और करमदाद को पाकिस्तान जाने की तैयारियों के सिलसिले में एक आदमी से मिलने अमृतसर जाना पड़ गया है। 2-1 रोज में वापस आ जाएंगे। जाहिर है जमीला सिवाय सब्र करने के और कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे मालूम था कि अगर ये बात मैं खुद उसे कहूंगा तो वो मुझे कभी जाने की इजाजत नहीं देगी। शाम के 6:30 बजे मैं और कमांडो खालिद अपने खुफिया कमीनगाह से निकल पड़े। बंगाली लिबास में वो बिल्कुल हिंदू बंगाली लग रहा था। एक ऑटोमेटिक पिस्टल उसने अपनी धोती के अंदर छुपा रखा था। मैं उसकी जैकेट के अंदर छुपना चाहता था, लेकिन कमांडो खालिद ने कहा कि इस तरह तुम पर किसी
किसी न किसी की नजर पड़ सकती है। मैं तुम्हें कुर्ते की जेब में छुपा लूंगा, इस तरह तुम्हें हवा भी लगती रहेगी और तुम जेब में से सर निकाल कर बाहर का मंजर भी देख सकोगे। उसने मुझे अपने कुर्ते की बगल वाली जेब में छुपा लिया। मैं छोटा सांप था, उसकी जेब में आसानी से आ गया। 2 कमांडो मुजाहिद खालिद की हिफाजत के लिए उसके साथ स्टेशन तक गए। उन्होंने चादरें ओढ़ रखी थीं और चादरों के अंदर ऑटोमेटिक पिस्टल छुपाए हुए थे। हमें रेलवे स्टेशन पर पहुंचाकर वो वापस चले गए। भोपाल स्टेशन पर काफी रौनक थी। कलकत्ते जाने वाली सवारियां प्लेटफॉर्म पर अपने अपने सामान के साथ बैठी थीं। कमांडो खालिद भी एक महफूज जगह देख कर बैठ गया। कलकत्ते जाने वाली ट्रेन लेट थी, वो 1.5 घंटे बाद आई। काफी रश था। हम एक डिब्बे में सवार हो गए। ट्रेन कलकत्ते की तरफ चल पड़ी। ये भी काफी लंबा सफर था। सारी रात गुजर गई। दूसरे दिन शाम के वक्त ट्रेन कलकत्ते के हावड़ा स्टेशन पर पहुंची। रास्ते में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था। कमांडो खालिद ने स्टेशन से बाहर आकर एक मोटर रिक्शा लिया और उसे किसी जगह चलने को कहा। मैं उसकी जेब में ही था। कभी कभी सर बाहर निकाल कर बाहर का मंजर देख लेता। मोटर रिक्शा कलकत्ते के बारौनक बाजारों में से गुजर रहा था। इस शहर से मेरी थोड़ी बहुत वाकफियत हो चुकी थी, मगर ये इतना बड़ा शहर था कि मैंने अभी तक किसी सड़क को नहीं पहचाना था। मैंने कमांडो खालिद की जेब में से सर थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ था। मैंने देखा कि रिक्शा शहर की आबादी से बाहर आ गया है। इमारतों की रोशनियां दूर हो गई थी। मुझे हवा में दरिया की खुशबू आई। शायद रिक्शा दरिया के करीब से गुजर रहा था। फिर खालिद ने एक जगह रिक्शा रुकवा लिया और ड्राइवर को किराया देने के बाद एक तरफ चल पड़ा। मैंने पूछा, ये कलकत्ते का कौन सा इलाका है कमांडर? उसने मुझे जेब से निकाल कर अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया। कहने लगा, ये दरियाए हिगली का जुनूबी इलाका है। उसने मुझे उस इलाके का नाम भी बता दिया था जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ खालिद की खुफिया इस्लामी तंजीम का आदमी रहता था। आगे एक छोटी सी मज़ाफाती बस्ती आ गई। उस वक्त तक रात हो गई थी, मगर ये इलाका किसी जंगल का इलाका नहीं था। कलकत्ते जैसे बड़े शहर का मज़ाफाती इलाका था। हम एक पक्की सड़क के साथ साथ जा रहे थे। ये कोई कॉलोनी थी। कॉलोनी की रोशनियां करीब हो रही थी। कमांडो खालिद एक जगह सड़क से उतरकर नारियल के दरख्तों के दरमियान से गुजरने वाली पगडंडी पर हो गया। वहाँ ज्यादा अंधेरा नहीं था। कुछ फासले पर बिजली के खंभों पर बिजली के बल्ब रोशन थे और उनकी रोशनियां वहाँ तक आ रही थी। हम कॉलोनी में दाखिल हो गए थे। दरमियाने दर्जे की कॉलोनी थी। पुरानी पुरानी इमारतें थीं। बाजार में दुकानें और मामूली किस्म के स्टोर भी थे। एक जगह पान की दुकान थी। वहाँ से बंगला गाने की आवाज आ रही थी। कमांडो खालिद एक तंग बाजार में मुड़ गया और फिर एक बिल्डिंग में दाखिल होकर उसकी सीढ़ियां चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल में एक लंबी सी गैलरी या राहदारी थी। साथ साथ कमरे थे। खालिद ने एक दरवाजे के पास आकर घंटी का बटन दबाया। दूसरी बार घंटी बजाते हुए उसने मुझसे कहा, यहाँ अपना एक बड़ा बहादुर मुजाहिद रहता है। कॉलोनी में दाखिल होने से पहले उसने मुझे अपनी जेब में डाल लिया था। मैं कुछ कहने लगा था कि खालिद ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। किसी ने दरवाजा खोल दिया। खालिद के कुर्ते की जेब में से सारा मंजर नजर आ रहा था। एक दरमियाने कद के मजबूत जिस्म वाले गोरे चिट्टे आदमी ने दरवाजा खोला था। उसने अपने सामने खालिद को देखा तो बोला, अंदर आ जाओ, साथ कोई और तो नहीं है? कमांडो खालिद ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, एक आदमी है। मेजबान वहीं रुक गया। बोला, उसे भी अंदर बुला लो, बाहर मत खड़ा रहने दो। खालिद बोला, वो मेरे साथ ही है, तुम दरवाजा बंद कर दो। मेजबान ने दरवाजा बंद कर दिया और बड़ी अजीब निगाहों से उसे देखने लगा। कमांडर, कहाँ है तुम्हारा साथी? कमांडो खालिद ने जेब से मुझे निकाल कर अपनी हथेली पर बिठाया और बोला, ये है हमारा साथी। मेजबान का नाम कमांडो खालिद ने मुझे बता दिया था। वो नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप उसका नाम हैदर समझ लें। वो डर कर पीछे हट गया। ये सांप तुमने कब से पकड़ने शुरू कर दिए? कमांडो खालिद ने कहा, ये सांप नहीं है, गौर से देखो। हैदर मेरी तरफ गौर से देखकर बोला, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो कमांडर? ये सांप ही तो है, खुदा के वास्ते इसे बाहर फेंक आओ, तुम्हें डस लेगा। कमांडो खालिद ने मुझे अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया और कहने लगा, पहले मुझे खाना खिलाओ, चाय पिलाओ और मेरे दोस्त सांप के लिए दूध लाओ, फिर इत्मीनान से सारी बातें होंगी। हैदर हैरत से सर हिलाते हुए बोला, मैं सब कुछ अभी ले आता हूँ, मगर खुदा के लिए इस सांप से बचकर रहना, मैं अभी आता हूँ। वो चला गया। मैंने खालिद से कहा, कमांडर, क्या तुम इससे मेरे बारे में बता देना चाहते हो? खालिद बोला, हाँ, इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताए बगैर हमारे अपने मिशन में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। हैदर हमारा बड़ा अहम तरीन साथी मुजाहिद है।
ये कलकत्ते में हमारी खुफिया इस्लामी तंजीम का सरगर्म मुजाहिद है। भोपाल का पठान है, 10 बरस से कलकत्ते में रह रहा है, इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कुछ देर बाद हैदर हमारे लिए खाने का सामान लेकर आ गया। एक प्याली में मेरे लिए दूध भी था। कहने लगा, यार खालिद, पहले अपने इस लाडले सांप को दूध पिलाकर बाहर किसी जगह छोड़ाओ, फिर बैठकर इत्मीनान से खाना खाएंगे। मैंने भी अभी खाना नहीं खाया। कमांडो खालिद ने मुझे कलाई से उतार कर पलंग पर बिठा दिया और दूध की प्याली मेरे आगे रख दी। बोला, करमदाद, लो भाई थोड़ा दूध पी लो। हैदर बोला, अच्छा तो तुमने इसका नाम भी रखा हुआ है? खालिद ने कहा, मैंने नहीं रखा भाई, इसका नाम ही करमदाद है। ये पाक आर्मी का साबिक कमांडो है और हमारी तंजीम का बड़ा जियाला रजाकार है। मैंने देखा कि हैदर ऐसी नजरों से खालिद को देख रहा था जैसे उसे खालिद की ज़हनी सेहत पर शुबा हो रहा हो। कहने लगा, खालिद तुम अपने होशो हवास में तो हो, ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो कि ये एक सांप है। फिर ये पाक आर्मी का साबिक कमांडो कहाँ से बन गया और इसका नाम करमदाद कैसे हो गया? कमांडो खालिद पूरा ड्रामा कर रहा था। मैं खामोशी से मुंह डाले प्याली में से दूध पी रहा था। खालिद ने हैदर से कहा, अच्छा भाई हैदर, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो खुद इससे पूछ लो। पूछो। हैदर ने ताज्जुब से कहा, क्या पूछूं? वो बोला, यही पूछो कि ऐ सांप, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? हैदर जिच होकर बोला, खुदा के लिए ये फजूल बातें छोड़ो और ये बताओ कि कलकत्ते कैसे आना हुआ? क्या किसी खास मिशन पर आए हो? कमांडो खालिद ने कहा, पहले तुम मेरे सांप से इसका नाम पूछो, फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस मिशन पर आया हूँ। ये मेरी शर्त है। हैदर ने तंग आकर मुझसे पूछा, भाई सांप, तुम सांप ही हो। मैं जानता हूँ तुम मुझे कुछ नहीं बता सकोगे, लेकिन मैं अपने दोस्त की शर्त पूरी कर रहा हूँ। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैंने दूध पीते हुए प्याली में से सर उठाकर हैदर की तरफ देखा और कहा, मेरा नाम करमदाद है। मैं पाक आर्मी का साबिक कमांडो हूँ और कमांडो खालिद के साथ एक अहम तरीन मिशन पर कलकत्ते आया हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।